आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्वर्ड गार्डनर का जो है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत है। हार्वर्ड अ, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये हार्वर्ड गार्डनर जो थे, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसके इनके अकॉर्डिंग जो है वो बुद्धि सिर्फ आईक्यू नहीं होता है। मतलब हम किसी का हाई आईक्यू है तो ये नहीं कह सकते कि इसमें और दूसरे प्रकार की इंटेलिजेंस भी मौजूद होगी, या अगर किसी का आईक्यू लो है तो उसमें किसी और प्रकार की बुद्धिमानी नहीं होगी, वो बिल्कुल डल है, उसमें कोई और बुद्धि कोई और ज्ञान नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं है। हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर जो है वो क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है। 7 प्रकार बताए इन्होंने, अभी उसमें 2 और ऐड हो गए, 9 प्रकार की हुई है। तो बुद्धि कई प्रकार की होती है और अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों में अलग-अलग प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। और दो एक ही प्रकार की बुद्धि 2 अलग-अलग लोगों में, अलग-अलग व्यक्तियों में उनकी मात्रा जो है वो अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति संगीत जानते हैं, कुछ लोग संगीत जानते हैं तो कोई बहुत अच्छा संगीतकार है, और कोई संगीत जानता है तो बहुत मध्यम स्तर का संगीतकार है, मतलब सामान्य संगीत जानता है, और कोई बहुत अच्छा संगीतकार है। तो इस प्रकार बुद्धि अलग-अलग लोगों में अलग-अलग प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं, और कुल इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। और उनकी मात्रा भी जो है अलग-अलग लोगों में मात्रा किसी में कम है तो किसी में बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार से थी। और बुद्धि जो है गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो है सिर्फ आईक्यू टेस्ट जो रहता है वो आईक्यू नहीं होता है। इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं होता है, उसमें सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रकृति की समझ, ये संगीत की समझ, है ना? और नेचर की प्राकृतिक चीज़ों की समझ, ये अलग-अलग प्रकार की जो समझ होती है, जो क्षमता होती है, उसको भी इन्होंने बुद्धि का प्रकार बताया है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। एक ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, और 1983 में ये बुक लिखी थी, और इसी बुक में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, अ, बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना? ये जो आप कह रहे हो ना गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो उसी बुक में इन्होंने इसका 1993 में प्रस्तुत किया था। ये जो सिद्धांत, इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? व्यक्ति जो है उसका जो वो जो क्षमता होती है, हम इंटेलिजेंस बुद्धिमानी को क्या मानते हैं कि किसी का आईक्यू बहुत हाई है तो वो बहुत बुद्धिमान है, और अगर किसी का आईक्यू बहुत लो है तो वो बहुत बुद्धिमान नहीं है। पर ऐसा नहीं है, गार्डनर ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। आईक्यू आईक्यू जो होता है सिर्फ वही बुद्धिमानी का जो वो एक पैमाना नहीं होता है। सिर्फ आईक्यू हाई होने से बुद्धिमान नहीं होते, मतलब आईक्यू है तो बुद्धिमान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई जिसका आईक्यू कम है वो बुद्धिमान नहीं है। उसमें अलग प्रकार की बुद्धिमानी होती है, उसमें अलग प्रकार की इंटेलिजेंस भी होती है। तो सिर्फ आईक्यू टेस्ट जो है वो अकेले एकमात्र क्षमता नहीं होती बुद्धि की। विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का एक सेट होता है, जो हमारा बुद्धिमत्ता होती है व्यक्ति की। उसमें सोशल इंटेलिजेंस हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, है ना? और जो है अलग-अलग प्रकार की बुद्धियाँ जो होती है, अलग-अलग प्रकार की इंटेलिजेंस जो होती है, वो होती है, उसका सेट होती है। सिर्फ एक आईक्यू टेस्ट जो होता है, आईक्यू जो है अ, वही एकमात्र उसका पैमाना नहीं होता है। हर व्यक्ति में अलग-अलग मात्रा में मौजूद होती है, मतलब जो इंटेलिजेंस जो जो किसी व्यक्ति में कम है तो फिर वही प्रकार की बुद्धिमानी किसी दूसरे व्यक्ति में ज़्यादा है। तो अलग-अलग प्रकार के लोगों में अलग-अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है, और हर व्यक्ति में उसकी मात्रा भी जो है वो अलग-अलग होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति संगीत की बुद्धिमानी, अगर किसी में संगीत की बुद्धिमानी है ना? तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा संगीतकार है, और कोई जो है वो बहुत नॉर्मल मीडियम लेवल का जो है वो संगीतकार है, म्यूज़िक को जानता है। तो म्यूज़िक की समझ दोनों में है, उसमें दोनों लोगों में म्यूज़िक बुद्धिमानी है। उनकी बुद्धिमत्ता जो है वो म्यूज़िक को समझती है। लेकिन वो दोनों लोग जो है उनमें अलग-अलग लेवल की, अलग-अलग मात्रा में उनकी बुद्धिमानी है, संगीत की समझ है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि सिर्फ़ आईक्यू जो टेस्ट होता है, सिर्फ़ आईक्यू जो है वो अ, अकेला एकमात्र बुद्धिमानी दिखाता है, ऐसा नहीं है। अलग-अलग व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती है, और ये बहुत सारी बुद्धियों का एक सेट होता है। मतलब अलग-अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती है, उनका सबका मिक्स सेट जो होता है, वो बुद्धि होता है। और हर व्यक्ति में अलग-अलग मात्रा में अलग-अलग प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। हम शिक्षा में अगर बात करें तो जैसे कोई छात्र अगर गणित में कमज़ोर है,
है ना? अगर कोई छात्र है वो गणित में कमज़ोर है, तो इसका ये मतलब आप नहीं निकाल सकते कि वो हर विषय में कमज़ोर होगा, है ना? वो दूसरे क्षेत्रों में बुद्धिमान हो सकता है, जैसे संगीत में उसकी बुद्धि चलती हो, है ना? खेल में, भाषा, कला में या सामाजिक क्षेत्र सामाजिक समझ इसमें हो, उसकी क्षमता हो समाज की, तो इस प्रकार की ये जो योग्यताएँ होती हैं, ये भी उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती है। सिर्फ़ गणित में कमज़ोर होने से वो बच्चा जो है वो बुद्धिमान नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिर्फ़ अंकों के आधार पर, केवल अंकों के आधार पर जो है, वो छात्र की प्रतिभा को नहीं मापना चाहिए कि किसी का आईक्यू बहुत हाई है, तो वो बहुत बुद्धिमान है और जिसका आईक्यू कम है, वो बहुत बुद्धिमान नहीं है, ऐसा नहीं है। अब हम आगे देख रहे हैं कि जो गार्डनर है, गार्डनर ने जो मुख्य-मुख्य बुद्धि के प्रकार बताए थे, वो 7 उन्होंने 7 बताए थे। वैसे अभी तो इसमें 2 और जुड़ गए हैं, वो भी गार्डनर का जो सिद्धांत है उसमें टोटल 9 प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन जो गार्डनर ने बताया था उसमें और जो उसका जो मूल सिद्धांत था उसमें सिर्फ 7 प्रकार की बुद्धि को उन्होंने दर्शाया था। तो वो 7 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, क्या होती है इसमें भाषाई बुद्धि थी, तार्किक गणितीय बुद्धि थी, संगीतात्मक बुद्धि थी और शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि थी, स्थानिक बुद्धि थी, है ना? और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि थी और अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि थी। तो ये 7 प्रकार की बुद्धियाँ थी। अब इसमें गार्डनर का क्या कहना है कि प्रत्येक प्रकार की बुद्धि आपस में स्वतंत्र होती है। मतलब अगर किसी में गणितीय तार्किक बुद्धि है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें ये भाषाई बुद्धि होगी या नहीं होगी। ये प्रकार की बुद्धि जो है, इस टाइप की बुद्धि ब्रेन का इसका और इसका आपस में कोई संबंध नहीं है ना? अगर किसी के पास ये वाली बुद्धि है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो उसमें इस प्रकार की बुद्धि होगी या नहीं होगी। तो सारी प्रकार की जो बुद्धियाँ होती है, वो आपस में डिपेंडेंट होती है, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। प्रत्येक प्रकार की बुद्धि जो है वो इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये जो जितनी भी बुद्धियाँ हैं, है ना? जो गार्डनर ने ये जो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है ना, आप उसको वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर उसकी जाँच नहीं कर सकते हो। हमने अभी देखा कि जो जितनी भी प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, हमारा दिमाग का अलग-अलग हिस्सा जो है वो अलग-अलग प्रकार की बुद्धि के लिए वर्क करता है। तो प्रत्येक प्रकार की बुद्धि आपस में जो है वो स्वतंत्र है, एक-दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं होता है। संबंध नहीं होता है। सभी बुद्धियाँ आपस में क्या होती है? स्वतंत्र होती है और प्रत्येक प्रकार की बुद्धि के लिए मस्तिष्क के नियम अलग-अलग होते हैं। हमारे दिमाग का जो पोर्शन जिस जिस प्रकार की क्षमता और कौशल के लिए, जिस प्रकार की गतिविधि के लिए सक्रिय होता है, वो दिमाग का वो हिस्सा दूसरे उसी उसी काम के लिए सक्रिय रहता है और उसी काम को करने में सक्षम होता है। दिमाग का जो दूसरा हिस्सा है, वो दूसरे प्रकार की बुद्धि के लिए यूज़ होता है। तो हमारे दिमाग के जो नियम होते हैं, वो हर प्रकार की बुद्धि के लिए अलग-अलग यूज़ होते हैं। ये इसमें कहा गया है। आगे इसमें ये है कि जो जो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो दिमाग वैज्ञानिक होते हैं, मस्तिष्क के वैज्ञानिक होते हैं, तो डॉक्टरों ने उन्होंने अभी जो अनुसंधान किया उसमें ये पता चला है कि अगर हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के कोई भाग अगर गलती से किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है ना? उसमें चोट लग जाए, तो जिस भाग में मस्तिष्क के जिस भाग में चोट लगी है और उस भाग में जो मस्तिष्क की जो क्षमताएँ, बौद्धिक क्षमताएँ होती थी, वो कौन-सी गतिविधि के लिए दिमाग का हमारा कौन-सा भाग अ कौन-सी बौद्धिक क्षमता के लिए काम करता था, उस बुद्धि पर असर पड़ेगा, उस दिमाग पर जो चोट लगी उसका। बाकी प्रकार की बुद्धियाँ अगर उस व्यक्ति में है, तो उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो यही कह रहा है कि यदि व्यक्ति के मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोट लगती है, तो उसकी स्पेसिफिक योग्यताएँ छीन जाएगी, है ना? मतलब दिमाग के जिस भाग में भी चोट लगी, वहाँ पर जो बुद्धि के प्रकार होते हैं, वो बुद्धि के प्रकारों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और चोट का या क्षतिग्रस्त रहेगा। उसके अलावा जो उसमें योग्यताएँ हैं, वो सब एज़ इट इज़ वर्क करेगी, परंतु शेष पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब इन्होंने ये जो 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी अ, गार्डनर ने, तो उसकी आलोचना ये है कि इसे जो जो शुरू के 3 हैं, उनको तो वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन जो लास्ट की 4 है उनको वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। कौन-सी 4 को नहीं मानते हैं? जो हमारी ये भाषाई बुद्धि,
गणितीय तार्किक बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि, इन तीनों को तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, बाकी वैज्ञानिक भी मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। लेकिन ये जो बाकी 4 बताई गई है, इनको जो है वैज्ञानिक नहीं मानते, क्योंकि इनके तथ्य मौजूद नहीं है, इन पे वैज्ञानिक प्रमाण जो है इसके साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो ये अंतिम 4 प्रकार को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, इस सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मतलब ये जो गार्डनर ने कहा है, ये उनका अपना मत है कि इस प्रकार की बुद्धियाँ होती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ये हमने गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत देखा था। अब जो हमें ये समझिए कि जो 7 प्रकार की बुद्धियाँ थी, ये क्या है, डिटेल में उसको समझते हैं। गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसके जो 7 प्रकार थे, मूल जो सिद्धांत है उसमें 7 है, बाद में उसमें 2 इंटेलिजेंसेस को और जोड़ दिया गया है। तो वो 7 मूल मुख्य प्रकार क्या थे, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहला उसमें जो प्रकार था, वो था आपका पहला जो प्रकार था बुद्धिमानी का, वो था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, है ना, गीत लिखने वाले होते हैं, राइटर होते हैं, वो अपने जो भाव होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर भाव, उनको इस प्रकार से शब्दों में जोड़ते हैं कि उससे कोई अच्छी सी कविता या गीत बना लेते हैं। जो आपके वकील होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो शब्दों को इस प्रकार से रखते हैं कि उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, वो शब्दों से प्रकट होते हैं। तो ये सब जो है वो उनकी भाषिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। मतलब उनमें भाषा को लेकर, शब्दों की समझ को लेकर इतना ज्ञान होता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं अच्छे से। जैसे हम जो कवि होता है, वो गीत लिखता है, तो उसमें वो गीत के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो आम व्यक्ति गीत नहीं लिख सकता है। आम व्यक्ति जो है भाषा जानता है, लेकिन वो ऐसी भाषा का, शब्दों का प्रयोग नहीं करना जानता है कि वो उससे गीत बना ले। तो वही होता है कि जो भाषिक बुद्धि क्या होती है कि शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। मतलब ये जो, इसमें अगर इस प्रकार की भाषिक बुद्धि की इंटेलिजेंसी होगी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होगी, तो उसमें जो है वो शब्दों के प्रति संवेदनशीलता होती है, और वो अपनी अभिव्यक्ति को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है, और उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। ये जो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है ज़्यादा जिनमें, है ना, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, ये लोग किस क्षेत्र में अच्छा करते हैं या किधर जा सकते हैं? तो ये पोएट हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। आप जानते हैं वकालत भी जो है वो शब्दों का खेल होता है, उसमें भी शब्दों के अलग-अलग अर्थ होते हैं, और उसको बड़े शब्दों में वो वाक्पटु होते हैं। और जो लेखक होता है, वो भी अपने शब्दों से, जैसे आपने लेख पढ़ेंगे, वो किसी भी बात को बड़े सटीक शब्दों में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं। चित्रकार जो होते हैं, वो भी जो है अच्छे से उसको अपने जो उनके विचार है, उसको चित्रों के माध्यम से लिख देते हैं, तो उनमें भाषिक बुद्धि होती है। पेंटर, इसके बाद जो है वो दूसरे प्रकार की जो बुद्धि है, दूसरे प्रकार की जो बुद्धि है, वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, या संगीतात्मक बुद्धि। मतलब जो जो संगीत की समझ जिनको बहुत ज़्यादा होती है ना, म्यूज़िक को वो किसी भी चीज़ को अच्छे से गा सकते हैं, है ना? उसमें लय, स्वर, रस और इनकी समझ होती है ना, स्वर की, और वो माधुरी, संगीत जो होता है उसकी समझ होती है, माधुरी की समझ होती है। तो उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो वो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, उसको हम बोलते हैं संगीतात्मक बुद्धि। उनमें एक अलग प्रकार की योग्यता होती है। स्वर उत्पन्न करने की और सराहने की क्षमता होती है। वो म्यूज़िक को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना? बहुत सारे जो अच्छे सिंगर होते हैं, वो खुद की एक टोन बनाते हैं, खुद का एक गाना बनाते हैं और उसको खुद की आवाज़ देते हैं। वो सारे लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जब गाते हैं तो उसके बाद सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम वैसा नहीं गा सकते। कोई नया व्यक्ति नए गाने को खुद से नहीं गा सकता है, लेकिन जो सिंगर होते हैं, वो किसी भी गाने को खुद की आवाज़ देते हैं और उसको अच्छे सुरीली आवाज़ में उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको गा के सुना सकते हैं। तो उनमें स्वर उत्पन्न करने की, और वो उनको म्यूज़िक की समझ भी होती है कि कौन-सा जो संगीत है वो अच्छा है, कौन-सा बुरा है, उसकी समझ भी होती है, उसको सराहने की क्षमता भी होती है। तो इस प्रकार की अगर बुद्धिमानी होती है, तो उसको हम कहते हैं संगीतात्मक बुद्धि। और ये जो है, इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो क्या बनते हैं?
इनको किस फील्ड में इनकी उपलब्धि होनी चाहिए होती है। वो ये संगीतकार बन सकते हैं, गायक हो सकते हैं, वायलिन वादक हो सकते हैं, है ना, म्यूजिशियन, शहनाई और वीणा वादक। इस प्रकार के बुद्धिमानी अगर है तो वो इस प्रकार के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। इसके बाद अगली जो हमारी बुद्धि है वो है अगली जो हमारी बुद्धि है वो है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। ये क्या होती है? कुछ व्यक्ति होते हैं उनमें इस प्रकार लॉजिक करने की जो है वो बुद्धिमानी होती है, वो पैटर्न को जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना, वो अमूर्त चिंतन ज्यादा कर सकते हैं, अमूर्त समस्याओं पर ज्यादा अमूर्त विचारों को जल्दी से समझ लेते हैं, उनको ज्यादा उनकी गहराई से समझ होती है। तार्किक क्षमता और पैटर्न को समझ लेते हैं, अमूर्त विचार और समस्या समाधान की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनमें बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार की जो अगर किसी में इंटेलिजेंस होती है तो उसको हम बोलते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। अब इन लोगों के लिए जो करियर होता है या प्रोफेशंस होते हैं इनके लिए, ये क्या बन सकते हैं? ये आपका साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर वैज्ञानिक बन सकते हैं, और भी बहुत सारे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आदि क्षेत्रों में ये अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी बुद्धि थी? गणितीय तार्किक बुद्धि। इसके अलावा चौथी बुद्धि का प्रकार इन्होंने बताया है, गार्डनर ने बताया, वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि। इसका क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। अभी जो सिंगर है वो डांस नहीं कर सकता, जो राइटर है वो भी डांस नहीं कर सकता। किसी का तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी है, गणितीय बुद्धि बहुत अच्छी है, क्या वो अच्छा डांस कर सकता है? नहीं। तो डांस करने के लिए भी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। डांस करने वाले व्यक्ति में अपने बॉडी को कंट्रोल करने और उसको बड़ी सटीकता के साथ सही तरीके से उसका मूवमेंट कराने की, और उसको मरोड़ने और उसको सही तरीके से पेश करने की जो है वो एक एक स्किल होती है, योग्यता होती है, उसको भी इन्होंने इंटेलिजेंस माना है। शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को मूवमेंट कराना, शरीर को मोशन कराना, नियंत्रित तरीके से सही तरीके से मूवमेंट कराना, तो उसकी जो इंटेलिजेंस होती है उसको भी इन्होंने शारीरिक गतिक बुद्धि का नाम दिया, एक बुद्धि का प्रकार बताया। इनमें क्या होता है? इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इनमें शरीर की अभिव्यक्ति और नियंत्रण की क्षमता होती है। मतलब ये शरीर को जैसा शरीर को इच्छा होती है, जैसा उनकी जरूरत होती है वैसा वो शरीर को मूवमेंट करा सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं और उसका कंट्रोल करना जानते हैं। कोई जैसे नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य करने के लिए आपको शरीर को नियंत्रित करना पड़ता है, सही तरीके से नियंत्रित करना पड़ता है। उसके बाद शरीर का कुशल उपयोग करना जानते हैं। हाँ, शरीर को कैसे, कहाँ, किस तरीके से उपयोग में लेना है, कौन से अंगों को किस तरीके से यूज करना है, वो ये सब जानते हैं अच्छे से। तो ये शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? अच्छे से बहुत सारे नर्तक होते हैं, कसरती होते हैं, आपने देखा होगा खिलाड़ी, एथलीट जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो है वो खेलों में माहिर होते हैं, अलग अलग प्रकार की उनमें योग्यताएं होती है खेल से जुड़ी हुई। तो वो जो बुद्धि हुई वो शारीरिक गतिक बुद्धि हुई। अगला इन्होंने जो प्रकार बताया है वो है प्राकृतिक बुद्धि। ये क्या है प्राकृतिक बुद्धि? तो प्राकृतिक बुद्धि से आशय जो है हमारा, प्राकृतिक बुद्धि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। प्राकृतिक बुद्धि क्या होती है? प्रकृति को ज्यादा बारीकी से समझते हैं, प्रकृति में जो 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 समानता है, प्रकृति में जो भिन्नता है ना, उसकी इनको बारीकी से समझ होती है, प्रकृति को बहुत निकटता से जानते हैं। आम लोगों का जहाँ नजर भी नहीं पड़ती वो इसको, उन चीजों को, उन बारीक पर से बारीक चीजों को भी प्रकृति की ये नोटिस करते हैं, उनको भी ये जानते हैं, उनको समझने की क्षमता होती है। प्राकृतिक प्रतिरूपों को समझने की क्षमता होती है। फिर जैसे प्राणियों की पहचान, है ना, जीव जंतु प्राणियों की पहचान, वनस्पति की पहचान, बहुत सारे पेड़ पौधे अलग अलग वनस्पति अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान होती है। तो ये प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, प्रकृति प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा इनको ज्ञान होता है और उसकी समझ होती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या बन सकते हैं? उनका मतलब किस फील्ड में अच्छा करते हैं? जिनमें प्राकृतिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है वो क्या करते हैं? वो प्रकृतिवादी हो सकते हैं, पर्यावरणविद जिनको बोलेंगे पर्यावरणविद हो सकते हैं, पशु चिकित्सक हो सकते हैं क्योंकि इनको पशुओं की बहुत बारीक समझ होती है, किसान हो सकते हैं, किसान में भी एक प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, वो मौसम के बारे में बहुत सारी चीजें समझता है, ज्यादा अच्छे से समझता है, आम लोगों को नहीं समझता। किसान भी, उसमें भी प्राकृतिक बुद्धि होती है। जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट है ना,
ये छोटे-छोटे जीवों के बारे में अध्ययन करता है, उसमें भी प्राकृतिक बुद्धि होती है। तो ये 5 प्रकार की बुद्धि थी, इसके अलावा जो है छठा प्रकार की जो बुद्धि है वो है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एक होता है, इसके अलावा जो 2 एक्स्ट्रा जोड़ी थी उसमें से एक था अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतः माने खुद के बारे में और इंटर माने दूसरे के बारे में। मेरे अलावा मैं दूसरों को कितना जानता हूँ, मेरे अलावा मैं दूसरे लोगों को कितना जानता हूँ और कैसे उनको स्टडी करता हूँ, क्या उनके साथ बिहेव करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, उसके बारे में अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है इस प्रकार की, उसको बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? दूसरों के स्वभाव, मन, रुझान, रुचि, इसकी समझ होती है। दूसरों के विचारों को, उनके इरादों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को वो बिना बोले समझ लेता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसमें अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। ये किस प्रकार का किस क्षेत्र में अच्छा करते हैं? ये इस प्रकार की अगर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है तो वो शिक्षक हो सकता है, नेता बन सकते हैं, काउंसलर काउंसलिंग करते हैं तो वो 2 मिनट में व्यक्ति को पहचान जाते हैं, उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की क्या मनोदशा है। तो वो काउंसलर बन सकते हैं, सामाजिक सोशल वर्कर भी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो लोगों की मदद करता है। तो लोगों की मदद करने के लिए लोगों को समझना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को जानना पड़ता है। अगला जो बुद्धि का प्रकार इन्होंने बताया गार्डनर ने वो है वैश्विक ये वैश्विक नहीं है, ये देशिक है, देशिक बुद्धि या दृश्य स्थानिक बुद्धि। देशिक ही, ये वैश्विक नहीं है, देशिक बुद्धि या दृश्य स्थानिक बुद्धि क्या होता है ये? स्पेटियल विजुअल इंटेलिजेंस या विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? संसार को सही ढंग से देखने, समझने और उसको अपने दिमाग में ये जो 3D संसार है, त्रि आयामी जो संसार है, 3D संसार है, इसकी वो अपने दिमाग में कल्पना करने की क्षमता रखते हैं, मानसिक रूप से उसके बारे में सोचने की क्षमता रखते हैं। मतलब उनको जो करना है, जो उनके दिमाग में पहले से कुछ न कुछ इमेज बनी रहती है, कुछ न कुछ उसका रूप बना रहता है और वो उसको इमेजिन करने की क्षमता रखते हैं किसी भी चीज़ को और फिर उसको वो व्यवहार में उसकी सहायता से दूसरे काम भी करते हैं। जैसे आपका जो ये हो गया मूर्तिकार, जो मूर्तिकार होता है वो पत्थर को पहले उसके दिमाग में मूर्ति होती है, पत्थर में कोई मूर्ति नहीं होती, इसका कोई डायग्राम नहीं होता है, उसका कोई नमूना बाहर मौजूद नहीं होता है। लेकिन जो मूर्तिकार होता है, उसके दिमाग में पहले से एक मूर्ति वो पत्थर को देख के एक मूर्ति का डिज़ाइन अपने दिमाग में पहले से बना लेता है और फिर पत्थर को इस प्रकार से तराशता है कि वो पत्थर बाद में मूर्ति का रूप ले लेता है और वो मूर्ति वैसी ही होती है जैसे उसने सोच के रखा था। हमको वो पत्थर दिखता है लेकिन उस मूर्तिकार को उस पत्थर में मूर्ति दिखाई देती है। और हमें पत्थर में मूर्ति तब दिखती है जब उसको काट कर, छाँट कर, तराश कर वो मूर्ति का रूप दे देता है, तब उससे पहले हमें मूर्ति नहीं दिखाई देती सामान्य लोगों को, लेकिन मूर्तिकार उसमें पहले मूर्ति देखता है। तो उसके दिमाग में उसने पहले से कल्पना कर ली थी, उसका मॉडल बना लिया था, उसका डायग्राम चित्र बना लिया था। तो इस प्रकार क्या किया उसने अपने दिमाग में पहले से 3D उसने इमेज बना ली, मानसिक रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है। और फिर संसार को सही ढंग से देखने की क्षमता जैसे इंजीनियर हो गया, है ना? पायलट हो गया। ये पायलट भी तो जो चीज़ें जैसी है, तो जो प्लेन चलाता है तो वो उसको सब पहले से पता होता है कि कहाँ पर कैसे, कितना झुकाव होने पर कहाँ कैसे लैंडिंग करानी है, वो हम सामान्य लोग वह नहीं कर सकते, तो उनमें इस प्रकार की इंटेलिजेंस होती है ना? वो जो जो मैप होता है उसको समझते हैं अच्छे से, है ना? और जो ज़मीन का लैंडस्केप होता है उसको भी बड़े अच्छे से समझते हैं। तो पायलट में इस प्रकार की योग्यताएँ होती हैं। विज़ुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, वास्तुकार जो है, आर्किटेक्चर जो है वो मकान बिल्डिंग बनती है तो उसकी डिज़ाइन कैसी बनेगी, वो कैसे खूबसूरत बनेगा, उसको क्या-क्या जोड़ा जा सकता है उसमें से, है ना? उसमें क्या नई डिज़ाइन ऐड की जा सकती है, वो जो जो वास्तुकार होता है वो अपने दिमाग में कल्पना करता है और फिर उसको बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट करता है। उसको कहीं पहले से वो अवेलेबल नहीं होता है, वो उसकी खुद की कल्पना होती है। चित्रकार भी अपने दिमाग में पहले कोई इमेज बनाता है, उसके बाद उसको वो पेंटिंग करता है, उसकी वो चित्र बनाता है ना? नया चित्र बनाएगा चित्रकार तो पहले कहीं अवेलेबल नहीं होता है, वो कॉपी नहीं करता है। पहले उसके दिमाग में वो कल्पना करता है किसी चीज़ की और फिर उसको वो चित्र में उकेरता है। तो चित्रकार में भी इस प्रकार की योग्यता होती है। मार्गदर्शक, तो इस प्रकार हमने देखा कि ये इस प्रकार की जो क्षमता होती है ना? देशिक बुद्धि या दृश्य स्थानिक समझ, तो वो
संसार को सही ढंग से देखने, समझने और उसका जो त्रिआयामी संसार है उसमें और उसके बारे में उसको सही से देखने और मानसिक रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है। तो ये हमने देखा जो हमारा हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसके बारे में हमने हार्वर्ड गार्डनर का जो परिचय देखा। उसने 7 प्रकार की बुद्धियाँ दिखाई, लेकिन ये जो बुद्धियाँ बताई, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्यों आधार नहीं है? क्योंकि इसके बारे में जितने साक्ष्य मिलने चाहिए थे वैज्ञानिक साक्ष्य, वो नहीं मिलते। तो ये इनकी अपनी जो है वो समझ है कि इस प्रकार की 7 बुद्धियाँ होती हैं। इसमें 2 और बुद्धियाँ हैं, वो आप खुद से देख लीजिएगा, वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं की है।